गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टॉपिक हमारा स्क्रीनिंग प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। क्या कर रहे थे? इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था काउंटर करंट मैकेनिज्म का। ठीक है, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है, एक्चुअली में आपको बताया था कि जितने भी एनिमल्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइपरटोनिक। ठीक है, हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन या हाइपरटोनिक यूरिन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हम काउंटर करंट मैकेनिज्म देखेंगे कि ये जो फॉर्मेशन ऑफ हाइपरटोनिक यूरिन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, यही हमारा एक्चुअली में एम था, जिसके लिए हमने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था कि जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है वो दो पार्ट्स में होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा पार्ट्स होता है, एक मैंने बताया था काउंटर करंट। ठीक है, काउंटर करंट मल्टीप्लाई और काउंटर करंट एक्सचेंज। ठीक है, दो चीजों में बात किया था। और काउंटर करंट मल्टीप्लाई में बात किया था मैंने कि क्रिएट कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट मेडुला। क्या करता है कि मेडुला के अंदर कंसंट्रेट ग्रेडिएंट को क्रिएट करना। कौन क्रिएट करता है? इसके लिए टू लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा काउंटर करंट मल्टीप्लाई और एक्सचेंज में ये होते हैं कि मेंटेनेंस कंसंट्रेट ग्रेडिएंट इन मेडुला। मेडुला के अंदर जो कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट जो क्रिएट कर रहा है टू लिम्स ऑफ लूप्स ऑफ हेनले, उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? काउंटर करंट एक्सचेंज। ठीक है, जो जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टू लिम्स या टू सेगमेंट्स ऑफ वासा रेक्टा। ओके, इसके बारे में हमने फिगर में भी फिगर हम एक बार थोड़ा सा फिर से बता दे रहे हैं। ठीक है, फिगर्स में हमने कुछ ऐसा फिगर्स आपको बताया था। थोड़े से थे, फिर ये ऐसे चला गया। ये ठीक है, इसके बाद हमने क्या बात किया था कि इसके ऊपर मान लीजिए यहां से आ रहा है, क्या आ रहा है? इफरेंट आर्टियोल। ठीक है, इफरेंट आर्टियोल फिर इधर से फिर यहां की तरफ मूव करता है, फिर इससे इधर, फिर ये मूव किया। ठीक है, फिर इधर गया। ठीक है, फिर इधर से इधर। ठीक है, फिर ये। ठीक है, ये। ठीक है, फिर इधर से निकलता हुआ यहाँ जाएगा और यहाँ से होता हुआ ये पहुंचा। ठीक है बेटा, कुछ इस तरह से फिगर आपके बुक में बना हुआ है। ठीक है, इस बुक में मतलब क्या होती है, ये तो है इफरेंट आर्टियोल। इफरेंट आर्टियोल आगे जाकर मूव करते हुए क्या बना देता है? एक कैपिलरी नेटवर्क बनाता है। ठीक है, इसके बाद हमने इसका नाम दिया था, क्या नाम दिया था बेटा इसका? डिसेंडिंग लिम्स ऑफ LOH। और ये क्या होता है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ LOH। ठीक है, और ये देखना जस्ट ये होता है, इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। ठीक है, और ये क्या होता है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये OH हो गया। ठीक है,
तो अब आपको ये समझना क्या है भाई आपको इसमें से, कि हम बात कर रहे थे कि अगर से मान लीजिए इधर से जो प्रोडक्ट, मान लीजिए इधर फिल्टर होकर प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने बताया था कि पीसीटी है ना, ये क्या है, ये पीसीटी होता है, और पीसीटी में कैसा होता है, सोल्यूशन आइसोटोनिक होता है, ठीक है, क्योंकि इधर से पीसीटी में ही क्या होता है, सिक्रीशन का भी प्रोसेस होता है, जिसमें से हमने हाइड्रोजन, पोटेशियम, हिप्यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, कुछ ड्रग्स होते हैं, उनको क्या करता है, सिक्रीशन भी करता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ रीएब्जॉर्ब भी होता है, तो रीएब्जॉर्ब में मैंने बताया था ग्लूकोज होता है, जो कि 100% ग्लूकोज होता है, ठीक है, और उसके बाद ग्लूकोज के बाद अमीनो एसिड्स होते हैं, 80% वाटर जो भी क्या होते हैं रीएब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और कुछ इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं जिनका रीएब्जॉर्प्शन 70 to 75% रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे कुछ एक हिसाब से मेंटेन रहता है, जिसे कहते हैं आइसोटोनिक। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन जब आगे चल करके मूव करता है, जब पहुंचता है असेंडिंग लूप्स ऑफ हेनले से, ठीक है, यहाँ पहुंचा, तो यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, धीरे धीरे जब ये फिल्ट्रेट जो फॉर्म होता है, इससे क्या होता है, इस फॉर्म से वाटर जाता है बाहर, यहाँ से वाटर बाहर जाता है, जिसकी वजह से जो ये डिसेंडिंग ऑफ लिम्स ऑफ लूप्स ऑफ हेनले होता है, ये लास्ट तक जाते जाते इस सिचुएशन से पहुंचते पहुंचते ये क्या हो जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते चलते धीरे धीरे जब ये ऊपर की तरफ असेंडिंग लिम्स ऑफ लूप्स ऑफ हेनले की तरफ जैसे मूव करता है, तो धीरे धीरे यहाँ से NaCl को बाहर की तरफ मूव करता है, किसकी तरफ बाहर मूव करता है, मेडुला के अंदर या मेडुलरी इंटरस्टिशियम के थ्रू बाहर करता है, ठीक है। धीरे धीरे इसके बाद अब इधर से जो सॉल्यूशन बचा, उस सॉल्यूशन में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में फिर से हमारा जो कंसंट्रेशन मटेरियल था वो फिर से मेडुलरी इंटरस्टिशियम के थ्रू बाहर चला गया, और ये जो सॉल्यूशन था ये ऊपर आ गया, तो फिर से वो जो सॉल्यूशन था वो कैसा हो गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक हो गया, लाइक कह सकते हो यूरिन कह सकते हो, हाइपोटोनिक हो गया। अब हाइपोटोनिक बस यहाँ तक। अब ये बात समझना कि जो हमारा जो कैपिलरी नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है, जो एक्चुअली में वो कैपिलरी नेटवर्क का जो मूवमेंट है ब्लड का, वो कुछ इस टाइप से मूवमेंट है, देखना, ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे आया, फिर ये यहाँ गया, फिर ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे, ठीक है। इसको मिलता है मैं व्हाइट चार्ट से बना दे रहा हूँ, ठीक है, आपको दिखने में समझ में आ जाए। ठीक है, ये मैंने ब्लड इसको थोड़ा सा व्हाइट कलर से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ये इधर गया, फिर ये इधर आया, ठीक है, फिर ये ब्लड ऐसे सॉरी ये इसके ब्लड आ रहा है, ठीक है, और ये ब्लड का डायरेक्शन देखो इस तरह से है, दिख रहा है ना बेटा। अब ये ब्लड का देखना, ये एक्चुअली में लूप्स ऑफ हेनले और वासा रेक्टा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं, ठीक है, या कहते हैं बोथ, तो लूप्स ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा the both are a counter current opposite direction या opposite, ठीक है, opposite direction में फ्लो कर रहे हैं, तो इसकी जो फ्लूइड हो गए वो जाहिर सी बात है दोनों opposite direction में फ्लो करेंगे ना, ठीक है। तो दैट मीन्स ये कह रहा है कि जो इधर का NaCl जो निकल रहा है, ये NaCl इसके अंदर इंटर कर जाता है, किसके अंदर इंटर कर जाता है, ये NaCl, हम इसको यहाँ से ना करके किधर दिखा दे रहे हैं, एक्चुअली जाता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम के थ्रू, लेकिन अब इसको मैंने डायरेक्शन कर दिया चेंज, यहाँ से मैंने NaCl को कहाँ डाल दिया, वासा रेक्टा के अंदर, मतलब ये चला जाएगा, ठीक है, इधर से NaCl चला गया इसके अंदर, तो जो ये NaCl है ये पहुंच गया किसके पास, वासा रेक्टा के पास चला गया, ठीक है। अब ये NaCl धीरे धीरे मूव करता हुआ, NaCl यहाँ आता हुआ, ये देखिए NaCl जा रहा है, फिर ये NaCl ऊपर आया, ये आया NaCl, और ये NaCl फिर से जैसे ये डिसेंडिंग वो असेंडिंग लिम्स ऑफ वासा रेक्टा के पास पहुंचा, फिर से ये NaCl कहाँ भेज देता है, कहाँ भेज देगा, भेज देगा मेडुला इंटरस्टिशियम के थ्रू बाहर अंदर भेज देता है,
ठीक है, कहने का मतलब इधर से लिया और यहाँ पे फिर से भेज दिया, काम चीजें वही है, कुछ नहीं कर रहा है बस। अब उसके साथ अंदर क्या होता है, वाटर भी प्रोड्यूस होता है इस मेडुलरी इंटरस्टिशियम के थ्रू, इसके साथ कंबाइन करता है और कंबाइन करने के बाद ठीक है क्या कर लेता है, इसको बैलेंस कर लेता है, इसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को क्या कर लेता है, मेडुला के अंदर मेंटेन कर देता है। कौन मेंटेन करता है, मेडुलरी ओवरी, कौन मेंटेन करता है, वासा रेक्टा, ठीक है, या कह सकते हो काउंटर करंट ऑफ एक्सचेंज या काउंटर करंट एक्सचेंजर जो होते हैं। क्लियर है, टू लिम्स ऑफ असेंडिंग लिम्स ऑफ वासा रेक्टा एंड डिसेंडिंग लिम्स ऑफ वासा रेक्टा। क्लियर है ना, तो आई होप कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। ठीक है, अब इसको हम थोड़े से पॉइंट्स में लिख देते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या क्या इसका मैकेनिज्म था, इसका यूज कैसे कैसे कर सकते हैं। क्लियर है ना, चलो उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, थोड़ी सी लाइन वाइज में कर लेते हैं। आई होप कि हमारी ये फिगर है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर, चलो अब हम सबसे पहले बात करते हैं नाउ फर्स्ट पॉइंट। हम अगर फर्स्ट पॉइंट लिखने की बात करते हैं तो मैंने क्या बताया कि वासा रेक्टा और लूप्स ऑफ हेले दोनों कैसे होते हैं, बोथ शो करते हैं काउंटर करंट ऑफ या इन द आर्म्स। लिख दे रहे हैं इसको, आप देख लीजिएगा, लूप्स ऑफ हेले एंड वासा रेक्टा। ठीक है, लूप्स ऑफ हेले और वासा रेक्टा बोथ शो हम इधर से लिख दे रहे हैं, इसका पॉइंट यहां पे कर देते हैं, काउंटर करंट। ठीक है, अब काउंटर करंट इनटू द आर्म्स। ठीक है, इनके लूप्स ऑफ हेले और वासा रेक्टा के जो दो आर्म्स होते थे या टू लिम्स या आर्म्स जो भी कह दीजिए, ठीक है, वो क्या करते हैं, बोथ शो करते हैं काउंटर करंट को। ठीक है, बोथ शो क्या करेंगे, काउंटर करंट को। अब एक्चुअली ये काउंटर करंट क्या शो करता है, ये बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ये शो करता है फ्लो ऑफ फ्लूइड। ठीक है, कहां क्या शो करता है, फ्लो ऑफ फ्लूइड अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जो काउंटर करंट ये इनमें दोनों की बात होती है, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, इन टू आर्म्स, भाई आर्म्स बोलो या सेगमेंट बोलो या लिम्स बोलो, दोनों चीजें एक ही रहेगा। ठीक है, ऑफ अ लूप। क्लियर है ना, ये पॉइंट समझ में आया आपको, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से बता दे रहा हूँ, धीरे धीरे करके, स्लोली। लूप्स ऑफ हेले और वासा रेक्टा बोथ शो करता है काउंटर करंट को इनटू द आर्म्स। दोनों के जो आर्म्स होते हैं वो काउंटर करंट को फॉलो करते हैं, और ये क्या करते हैं, काउंटर करंट में दोनों आर्म्स का काम क्या होता है कि फ्लो ऑफ फ्लूइड इन अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो इन टू आर्म्स ऑफ अ लूप। क्लियर है ना, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सेकेंड। अब हम बात करेंगे जो लूप्स ऑफ हेले है इज रिस्पॉन्सिबल टू, लूप्स ऑफ हेले इज रिस्पॉन्सिबल टू, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है भाई, ये रिस्पॉन्सिबल टू, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसंट्रेशन, रिस्पॉन्सिबल टू कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है। ठीक है, कि कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो आपको याद रखना चाहिए कौन होता है, लूप्स ऑफ हेले। ठीक है, हेंस लेंथ ऑफ, इसको इसलिए बोला जाता है हेंस लेंथ ऑफ,
ठीक है। अब लेंथ आपकी बात किया गया, क्या बात किया गया, तो लिखेंगे LOH डायली प्रोपोर्शन बाय यूरिन कंसंट्रेशन। क्या होता है? LOH डायली प्रोपोर्शनल बाय यूरिन कंसंट्रेशन। LOH रिस्पॉन्सिबल होता है यूरिन के कंसंट्रेशन के। क्लियर है ना? 2 पॉइंट्स हो गया हमारा उस फिगर के हिसाब से। तीसरा पॉइंट हमारा होता है, क्या होता है कि जो LOH होता है वो कुछ क्रिएट्स करता है। वो क्या क्रिएट्स करता है वो डिस्कस करते हैं। तो लिखेंगे LOH क्रिएट्स ऑस्मोलारिटी। ऑस्मोलारिटी क्या क्रिएट करता है? ऑस्मोलारिटी को क्रिएट करता है। और ऑस्मोलारिटी क्रिएट करते करते वो क्या करता है? कंसंट्रेट ग्रेडियंट। भाई हमने क्या बोला कि जो मिडुला के अंदर होता है कंसंट्रेट ग्रेडियंट को क्या करता है? अलोंग किसके अंदर होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट? मिडुला के अंदर होता है। क्लियर है ना? तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अलोंग किसके अंदर होता है? मेडुला के अंदर। ठीक है, अलोंग मेडुलरी। ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया आपका 3 पॉइंट्स हो गया। नंबर 1 कि दोनों वासारेक्टा और लूप्स ऑफ रेले के दोनों आर्म्स काउंटर करंट के लिए फॉलो होते हैं। ये क्या फ्लो करते हैं? फ्लूइड्स को दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। लूप्स ऑफ रेले रिस्पॉन्सिबल होता है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन को रखने के लिए। और लूप्स ऑफ रेले क्रिएट्स करता है ऑस्मोलारिटी। दैट मींस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहाँ पे होता है? अलोंग मेडुलरी इंटरस्टिशियम के थ्रू होता है। 3 पॉइंट हम नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हम फिर से लिखते हैं। क्लियर है ना? इसको कर लीजिए आप। नोट डाउन कर लीजिए भाई। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे पॉइंट हम इसके आगे चलते हैं। ओके, भाई चीजें आपको हम शुरू इसलिए बता दे रहे हैं कि आपको ये काउंटर करंट मैकेनिक्स से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। फिलहाल के लिए कोई कुछ इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट्स होते हैं, हम ये नहीं कहते कि ये ज्यादा पूछा जाएगा, लेकिन आपको सारे पॉइंट पढ़ने हैं जिससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। उसको थोड़ा सा हम और ही डीपली में बताना चाहते हैं कि आपको बस पूरी बातें आपको समझ में आ जाए। क्लियर है ना? चलो, अब हम बात क्या कर रहे थे कि लूप्स ऑफ हेनले क्रिएट्स ऑस्मोलारिटी। ठीक है, अभी कितना ऑस्मोलारिटी होती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अलोंग मेडुलरी के अंदर। ठीक है, अब ये चीजें हम देख लेते हैं कि दैट इज, इसी के आगे हम बढ़ाएंगे, दैट इज, ठीक है, अब दैट इज कितना? दैट इज 300 मिली ऑस्मोलारिटी। ठीक है, ऑस्मोलारिटी पर डे इन कार्डियस। अब यहाँ पे तो पर डे रहेगा या लीटर रहेगा, ये डिस्कस करना है। क्या रहेगा? लीटर रहेगा, डे नहीं रहेगा, क्योंकि पर डे की बात गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑस्मोलारिटी पर लीटर 300 मीटर ऑस्मोलारिटी पर लीटर इन कॉर्टेक्स में होता है एंड 1200 मिली ऑस्मोलारिटी पर लीटर इन आ मेडुलरी इंटरस्टिशियम। किसके अंदर होता है? मेडुलरी इंटरस्टिशियम के थ्रू। ये आपको दोनों पॉइंट्स आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू। क्लियर है ना? अब हम देखेंगे, ये तो हो गया हमारी ऑस्मोलारिटी के, हमारे LOH का फंक्शन और हमारा लूप्स ऑफ रेले का फंक्शन। अब हम देखते हैं कि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक्चुअली में किसका होता है, क्या ट्रांसपोर्ट होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है, क्या एब्जॉर्ब होता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, आपसे बात करेंगे कि NaCl हमने बताया था, तो NaCl ट्रांसपोर्ट कहां से होता है?
ट्रांसपोर्टेड इनटू, NaCl कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, असेंडिंग लिम्फ से होता है या डिसेंडिंग लिम्फ, लूप्स ऑफ हेनले होता है, ठीक है, या ट्रांसपोर्टेड इनटू या ट्रांसपोर्टेड बाय, ठीक है। तो असेंडिंग लिम्फ, असेंडिंग लिम्फ ऑफ LOH या वासा रेक्टा होता है LOS, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अब हम क्या बात करेंगे, LOS तो हो गया, तो इज टेकन बाय, तो जस्ट उसका अपोजिट लिख दोगे, अपोजिट में क्या आ जाएगा, डिसेंडिंग लिम्फ, डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ, तो यहां पे ये बताओ डिसेंडिंग लिम्फ लूप्स ऑफ हेनले होगा या लूप्स ऑफ रेक्टा होगा, वासा रेक्टा होगा, ठीक है। तो यहां पे जस्ट क्योंकि देखो दे कौन रहा है, लूप्स ऑफ हेनले, लेकिन टेकन कौन कर रहा है, वासा रेक्टा, तभी तो मेंटेन होगा। क्रिएट्स कौन करता है, लूप्स ऑफ हेनले, मेंटेन कौन करता है, वासा रेक्टा। तो उधर से ट्रांसपोर्ट हुआ तो इधर से ने क्या किया, टेकन बाय, टेकन बाय क्या हो जाएगा, वासा रेक्टा। क्लियर है ना भाई, ये पॉइंट हो गया। अब आगे बढ़ते इसी के आगे चलते हैं, एंड। अब एंड क्या होगा, फिर से पॉइंट प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब एंड के बाद दिस NaCl, अब आगे भी हुआ है ना, अभी क्या हुआ है कि देखो NaCl लूप्स ऑफ हेनले के थ्रू डिसेंडिंग में निकला, टेकन किसने किया, डिसेंडिंग लिम्फ्स ऑफ वासा रेक्टा। मतलब कहने का मतलब ये फिगर मैंने कुछ ऐसे बनाया था, ठीक है, ये दोनों वासा रेक्टा, ये डिसेंडिंग, सॉरी ये क्या है, ये डिसेंडिंग है, ये असेंडिंग है, ये डिसेंडिंग लिम्फ्स ऑफ लूप्स ऑफ हेनले है, ये इधर से NaCl निकला, इधर गया, क्लियर है ना, ये प्रोसेस हो गया। अब इधर से NaCl फिर से कहां जाता है, मिडलरी इंटरस्टिशियल के थ्रू जाता है, ठीक है। इसको लिख दीजिए फिर से भाई, पॉइंट क्या आएगा, ये फिगर, ठीक है, आपको मैंने जस्ट इससे पहले फिगर में बता दिया था, ठीक है। तो एंड, अब एंड के बाद आगे क्या लिखेंगे, दिस NaCl इज रिटर्न एंड दिस NaCl इज रिटर्न। अब रिटर्न कहां पे होता है भाई, ये बताओ, रिटर्न कहां पे होगा, असेंडिंग लिम्फ्स ऑफ लूप्स ऑफ हेनले या सॉरी असेंडिंग लिम्फ्स ऑफ वासा रेक्टा या डिसेंडिंग लिम्फ्स ऑफ लूप्स ऑफ हेनले, किसमें जाएगा, तो ये उल्टा होगा, मिडलरी, रिटर्न इन मिडलरी इंटरस्टिशियम, इसके अंदर होगा मिडलरी। ये देखो अभी मैंने पॉइंट अभी इसलिए लिखा, अभी देखो इसका मतलब बता रहे हैं, इंटरस्टिशियम कहाँ पे जा रहा था, हमने फिगर जस्ट यहाँ पे मैं थ्रोल बना दे रहा हूँ, इस फिगर को समझना। ये इधर से NaCl कहाँ गया, इसके अंदर वासा रेक्टा, ये क्या है, वासा रेक्टा है। इधर से NaCl, ये लूप्स ऑफ हेनले, इधर से NaCl निकला, मतलब असेंडिंग लूप्स ऑफ हेनले से, ठीक है, कहाँ पहुंचा, डिसेंडिंग लिम्फ्स ऑफ वासा रेक्टा, इधर से गया, फिर कहाँ गया, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ से फिर से कहाँ गया, NaCl बाहर, दिस NaCl इज रिटर्न मिडलरी इंटरस्टिशियम के थ्रू बाहर गया। क्लियर है। अब आगे कहाँ पे जाएगा इंटरस्टिशियम, बाई, बाई कहाँ पे जाएगा, असेंडिंग लिम्फ्स ऑफ वासा रेक्टा, असेंडिंग लिम्फ ऑफ वासा रेक्टा, कहां पहुंच गया भाई, फिर से देखो कहां पहुंच गया, असेंडिंग लिम्फ ऑफ वासा रेक्टा, ठीक है। इधर से यहां गया, अब यहां से फिर से यहां पे जाएगा, इधर जाएगा, क्लियर है ना, कहने का इधर से NaCl गया, इधर से NaCl बाहर चला गया, फिर से वो क्या जाएगा, असेंडिंग लिम्फ ऑफ वासा रेक्टा के अंदर फिर से मूव कर जाएगा। क्लियर है ना, ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे पॉइंट क्या होता है भाई, अब तो हमने देख लिया NaCl का ट्रांसपोर्ट देख लिया, तो कहने का मतलब इस लाइन से आपको पूरी काउंटर करंट मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा कि NaCl ट्रांसपोर्ट कर रहा है असेंडिंग लिम्फ्स ऑफ लूप्स ऑफ हेनले और टेकन बाय डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ वासा रेक्टा। नाउ एंड दिस NaCl इज रिटर्न टू इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम, फिर से रिटर्न हो जाता है NaCl किसके अंदर, मेडुलरी इंटरस्टिशियम्स के,
बाई असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। किसके थ्रू? असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। इसके थ्रू फिर से NaCl कहां चला गया? मेडुलरी इंटरस्टिशियल के थ्रू रिटर्न हो गया। आगे पॉइंट, अब आगे पॉइंट क्या होगा भाई? अब इसके बाद क्या होगा? अब ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस क्या हुआ? इधर से NaCl आया, इधर से NaCl फिर मेडुलरी इंटरस्टिशियल में गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यही प्रोसेस मेंटेन करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को और उसके pH वैल्यू को, सब कुछ मेंटेन करने का काम यही करते हैं। ठीक है, आगे पॉइंट हमने NaCl के बारे में देखे। अब हम देखेंगे यूरिया। ठीक है, यूरिया ट्रांसपोर्टेड बाय यूरिया कहां से ट्रांसपोर्ट होता है? तो हम बताएंगे किससे होता है भाई यूरिया ट्रांसपोर्ट। हमने लिखवाया था कि DCT के बाद कलेक्टिंग डक्ट्स में जाता है और कलेक्टिंग डक्ट्स में लोअर पार्ट में लिख सकते हो कि ट्रांसपोर्टेड बाय लोअर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट से लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिया का ट्रांसपोर्ट होता है। जाएगा कहां? अभी आपसे पूछेंगे। ठीक है, कहां जाता है? लोअर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स। ठीक है, आप बात बताओ, ट्रांसपोर्ट तो हो गया, अब टेकन बाय कहां से आएगा? तो आल्सो कंट्रीब्यूट्स, यहां पर टेकन बाय नहीं होगा, यहां पे क्या होगा? आल्सो कंट्रीब्यूट्स इज अब क्या कंट्रीब्यूट्स करता है भाई? इन मेडुलरी ऑस्मोलारिटी। किसमें कंट्रीब्यूट्स करेगा? इन मेडुलरी ऑस्मोलारिटी। किसमें करता है? जो मेडुलरी के अंदर ऑस्मोलारिटी होती है, लाइक मैंने बताया था 300 मिली ऑस्मोलारिटी से 1200 ऑस्मोलारिटी होती है ना। इसके अंदर मान लीजिए 300 जो ऑस्मोलारिटी होती है वो कार्टस के अंदर होती है। इसके बाद 600, 900 एंड 1200, ये तीनों जो मिली ऑस्मोलारिटी पर लीटर्स होते हैं, ये मेडुलरी इंटरस्टिशियल के थ्रू होती है, जिसको क्या करता है? कंट्रीब्यूट होता है उसमें। ठीक है, एंड टेक बैक बाय कहां बैक होता है? फिर से and take back by lower part of कहां पे जाएगा भाई? ascending limbs of loops of Henle। कहां से जाता है भाई? ascending limbs of loops of Henle, ascending limbs लूप्स ऑफ हेले में फिर से मतलब लोअर पार्ट में जो थिक पार्ट्स है वहां पे नहीं, जो थिन पार्ट्स होते हैं असेंडिंग लिम्ब्स ऑफ लूप ऑफ हेले, उसके पार्ट्स में ये फिर से वापस चला जाता है और फिर से उसमें यूरिन में हेल्प करता है। क्लियर है? तो सारी चीजें आपको समझ में आएगा। पॉइंट भी पॉइंट आपको एक एक करके बताया मैंने। ठीक है, बहुत ही इजीली वे से आपको बताया कि आपको सारी के सारे पॉइंट, अगर आप इसको एक बार रिवाइज भी कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है ना? आप उसको नोट डाउन करिए, इसके बाद आगे का चैप्टर आगे का पॉइंट हम बताते हैं। क्लियर है ना? नोट डाउन करिए। ओके, नोट डाउन हो गया। चलो
चलो इसके बाद हमारा पॉइंट बेटा है ऑस्मो रेगुलेटर्स एंड ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। दोनों का लिंक एक जैसा होता है। ठीक है, क्या क्या होता है उसको हम थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ऑस्मो रेगुलेटर्स। अब ये ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या होता है? एनिमल किंगडम में बार बार आपको बताया गया होगा कि ऑस्मो रेगुलेटर्स एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कि एनिमल्स व्हिच कैन, क्या लिखेंगे इसमें, एनिमल्स व्हिच कैन। अब यहां पे बात हो रही है एनिमल्स व्हिच कैन, क्या बात करेंगे, जो मेंटेन रखते हैं ऑस्मोलॉटी को। अभी हमने ऑस्मोलॉटी के बारे में बात कर लिया ना। ठीक है, वो उसको मेंटेन रखे, कौन, एनिमल्स व्हिच कैन मेंटेन ऑस्मोलॉटी, मेंटेन ऑस्मोलॉटी। क्योंकि बॉडी के अंदर यही तो अच्छी खासियत बात होती है। ठीक है, जो भी जिस ऑर्गन्स के अंदर ये खासियत है कि अपने ऑस्मोलॉटी को वो क्या कर ले, मेंटेन कर ले। ठीक है, अपनी बॉडी में, इसमें अपनी बॉडी में, आप बॉडी। ठीक है, पॉइंट हो गया। ठीक है, बॉडी में क्या मेंटेन करेगा, फ्लूइड्स, फ्लूइड्स इररिवर्स, irresponsible, irresponsible। अब irresponsible मतलब क्या होता है भाई, irresponsible of osmolality, जो irresponsible osmolality हो उसको क्या करता है, मेंटेन रखता है। ठीक है, of osmolality of सराउंडिंग, जो चारों तरफ होंगे सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या, तो एनिमल्स व्हिच कैन मेंटेन ऑस्मोलॉटी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, इररिस्पांसिबल ऑस्मोलॉटी ऑफ सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, हमारे सराउंडिंग मीडियम में जितने भी इररिस्पांसिबल ऑस्मोलॉटी है उस फ्लूइड्स को क्या करता है, बॉडी में मेंटेन करने का काम ऑस्मो रेगुलेटर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका ये तो जरूरी नहीं है, इसकी डिफिनेशन जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके जो एग्जांपल्स होते हैं वो आपको आना चाहिए। किसी भी तरह से कैसे भी आप चाहे लर्न करके याद करो, चाहे आप समझ के याद करो। ठीक है, बस आपको वो एग्जांपल्स आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे ऑल वर्टिब्रेट्स, ऑल वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। एक्सेप्ट हैगफिश, जो हैगफिश होता है वो वर्टिब्रेट होने के बावजूद भी उसमें ऑस्मो रेगुलेटर्स नहीं होता है। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया। नाउ सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हम बात करेंगे किसकी, बात करेंगे हम कि मोस्ट ऑफ फ्रेश वाटर, मोस्ट ऑफ फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर में क्या पाया जाता है भाई, इनवर्टिब्रेट्स या वर्टिब्रेट्स। हम बात करेंगे फ्रेश वाटर्स में इनवर्टिब्रेट्स की, इनवर्टिब्रेट्स की। तो ऑस्मो रेगुलेटर्स की अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछे तो बताओगे ऑल वर्टिब्रेट्स। अगर हैगफिश उसके बारे उसमें हम हैगफिश को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। सारे वर्टिब्रेट्स में होते हैं, बट एक्सेप्शन क्या है, हैगफिश में नहीं होता है। दूसरा एग्जांपल कि मोस्ट ऑफ फ्रेश वाटर, ज्यादातर फ्रेश वाटर्स में, फ्रेश वाटर के जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें होता है ऑस्मो रेगुलेटर, लेकिन कुछ में भी नहीं, इसमें भी नहीं होता। मोस्ट, ज्यादातर, कुछ हो भी सकते हैं कि वो ऑस्मो रेगुलेटर्स को फॉलो ना करें। तो ये होता है, मतलब ये अपने बॉडी के अंदर जितने भी इररिस्पांसिबल ऑस्मोलॉटी होती है अपने चारों तरफ मीडियम में, उसको मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, ये
उसको हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। क्लियर है ना? अब हम क्या देखेंगे, ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स। ठीक है, ये क्या होता है, ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स से यहाँ पे इसको ऐसे करके देते हैं। ठीक है, ये क्या होता है भाई, इसलिए तो दे चेंज बॉडी फ्लूइड, क्या करते हैं, ये अपने बॉडी के फ्लूइड को क्या करेंगे, दे चेंज बॉडी फ्लूइड, मतलब क्या करते हैं, ये अपने बॉडी फ्लूइड को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे, फ्लूइड ऑस्मोलॉजी, फ्लूइड ऑस्मोलॉजी। ठीक है, वो क्या करते हैं, मेंटेन कर देते हैं, और ये सिचुएशन के हिसाब से अपने बॉडी फ्लूइड ऑस्मोलॉजी को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। विद चेंज इन ऑस्मोलॉजी ऑफ, विद चेंज ऑस्मोलॉजी ऑफ ऑस्मोलॉजी ऑफ, क्या ऑफ किसमें होगा भाई, सराउंडिंग मीडियम या ऑफ सराउंडिंग मीडियम। हम हमेशा सराउंडिंग मीडियम से ही बात करते हैं, सराउंडिंग मीडियम। भाई दोनों डिफिनेशन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्या डिफरेंस नहीं है, देखो ये जितने भी एनिमल्स होते हैं, वी कैन मेंटेन ऑस्मोलॉजी ऑफ द बॉडी फ्लूइड इररिस्पांसिबल ऑस्मोलॉजी बाय सराउंडिंग मीडियम। इसमें क्या होगा, दे चेंज बॉडी फ्लूइड्स ऑस्मोलॉजी विद चेंज ऑस्मोलॉजी ऑफ सराउंडिंग मीडियम। इस सराउंडिंग मीडियम के हिसाब से अपने बॉडी फ्लूइड को, ऑस्मोलॉजी को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, बट ये चेंज नहीं करते हैं। क्लियर है? इसके एग्जांपल्स ये होंगे, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑल वर्टिब्रेट्स में होता है एक्सेप्ट हैगफिश, हम इसको ले लेंगे हैगफिश। पहला हमारा एग्जांपल्स कब जाएगा, हैगफिश। हैगफिश कैसा होता है, वर्टिब्रेट्स या इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, सॉरी वर्टिब्रेट्स। क्लियर है? तो मोस्ट ऑफ फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स हमारा एग्जांपल्स है ऑस्मो रेगुलेटर्स का। तो इसका एग्जांपल्स क्या हो जाएगा भाई, ऑल मेराइन इनवर्टिब्रेट्स, ऑल, क्योंकि मेराइन के बारे में हमने नहीं डिस्कस किया था, हमने फ्रेश वाटर के बारे में डिस्कस किया था। तो ऑल मेराइन इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, तो ये होते हैं ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स। क्लियर है? तो अगर इधर से अगर बात किया जाए कि कुछ मैंने बोला था ना कि मोस्ट फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स, तो अगर आपको और इसके एग्जांपल्स लिखना है तो हम लिख सकते हैं एंड सम फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स। क्लियर है ना सारे पॉइंट? ऑस्मो रेगुलेटर्स और ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स में दोनों जो डिफरेंस थे हमने आपको एक एक करके दोनों बता दिया, तो आपको समझ में आया होगा, आई होप। क्लियर है ना? आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे का पॉइंट बताते हैं। ठीक है, चलो फटाफट। ठीक है, अब हम बात क्या करने वाले हैं, हम बात कर रहे थे कि क्या कर रहे थे कि हम कि ऑस्मो रेगुलेटर्स रोल्स ऑफ किडनी। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेटर्स रोल ऑफ किडनी। ठीक है, कि अब हम बात करेंगे कि ऑस्मो रेगुलेटर्स रोल्स ऑफ किडनी, मतलब किडनी में ऑस्मो रेगुलेटर्स का क्या रोल होता है। ठीक है, या हम क्या सकते हैं, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। ठीक है, तो बस वही चीज है कि क्या क्या रोल्स होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स किडनी में। ठीक है,
अब इससे बहुत सारे रोल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स होती हैं, या कह सकते हो ब्लड फ्लूइड्स होते हैं या बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, अगर वो इंक्रीज हो जाते हैं, अगर ये हमारा बॉडी फ्लूइड की जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अगर हमारे बीपी बढ़ जाता है तो क्या प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा यूरिन पे प्रॉब्लम पड़ेगा, या हाइपोटोनिक होगा, ठीक है। अब वो ऑस्मोरेगुलेटर्स से हम किडनी के बारे में डिस्कस करेंगे एक्चुअली, ठीक है। तो हमारा अगर हम पॉइंट को डिस्कस करें तो नंबर 1 हमारा पॉइंट बनेगा, क्या बनेगा, व्हेन, एक पॉइंट हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो व्हेन बॉडी फ्लूइड्स वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज या इंक्रीज बीपी, ठीक है। तो क्या जब बॉडी फ्लूइड्स वॉल्यूम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज करे या डिक्रीज बीपी, तो क्या प्रोसेस हो। एम हमारा क्या है, हमारा एम जरूरी है, एम हमारा हमेशा एक ही होना चाहिए, यूरिन शुड बिकम हाइपरटोनिक, यूरिन बिकम शुड ऐसा होना चाहिए हाइपरटोनिक, ठीक है। ये प्रोसेस हमारा रहना चाहिए कि हमको बस यही करना है। इसके लिए 2 प्रोसेस है। नाउ फर्स्ट बाय इंक्रीज अल्ट्राफिल्ट्रेशन, बाय इंक्रीज अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अब अल्ट्राफिल्ट्रेशन करने के लिए हम फटाफट पॉइंट लिखते हैं, क्या करेंगे, जब बॉडी के अंदर इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम होगा तो उसके साथ इंक्रीज हमारा बीपी होगा, और अगर इंक्रीज बीपी होगा तो इंक्रीज हमारा जीएफआर होगा। ये आपको बताया था। जीएफआर मतलब क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, सॉरी पहले इसके बीच में जीएचपी भी आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। क्या आएगा, इसके बीच में भी 2 प्रोसेस आएगा आगे। जीएफआर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, इसके बीच में क्या आएगा, जीएचपी, ठीक है। क्या आता है, इंक्रीज जीएचपी। इसके बाद आता है नेट फिल्ट्रेशन रेट, भी पूछता है क्योंकि अगर हाइपरटोनिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर हाइपरटोनिक प्रेशर मतलब बीपी जब बढ़ेगा तो हमारा जो ग्लोमेरुलर हाइपरटोनिक प्रेशर क्या हो जाएगा, या हाइपोस्टेटिक प्रेशर जब डिक्रीज करेगा तो उसके साथ हमारा जो एनएफआर होगा, नेट फिल्ट्रेशन रेट, वो भी क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और उसके साथ इंक्रीज होगा हमारा जीएफआर। ये मैंने लेक्चर में बता दिया कि कैसे क्या होगा। देखो ये होता है हमारा यूरिन बिकम हाइपरटोनिक की बात हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो जीएफआर हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर बढ़ जाएगा तो मोर फिल्ट्रेट होगा, ज्यादा से ज्यादा फिल्ट्रेट होगा, ठीक है, मोर फिल्ट्रेट। और जब ज्यादा से ज्यादा फिल्ट्रेट होगा तो उससे जो हमारा यूरिन होगा वो कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक यूरिन। क्लियर है, सीधी पॉइंट। जब ब्लड वॉल्यूम हमारा बढ़ेगा और जब बीपी बढ़, उसके साथ साथ बीपी भी बढ़ेगा, और बीपी बढ़ेगा तो हमारा हाइपरटोनिक प्रेशर भी बढ़ जाता है, ठीक है। और प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा जो नेट फिल्ट्रेशन रेट है वो भी बढ़ जाएगा, और जब वो बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन रेट ये भी बढ़ जाएगा, और ये बढ़ेगा तो मतलब मोर फिल्ट्रेट, ज्यादा फिल्ट्रेट हो गया, और ज्यादा फिल्ट्रेट हो गया तो मतलब मोर फिल्ट्रेट, मोर फिल्ट्रेट का मतलब हाइपरटोनिक यूरिन। क्लियर है, तो ये हो गया बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्लियर है। अब हम इसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, बाय डिक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। क्लियर है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। बाय डिक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, तब जब पॉइंट वही है, हमको बस हाइपरटोनिक यूरिन बनाना है। पहला सिचुएशन, नाउ फर्स्ट बाय इंक्रीज अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अब दूसरा हमारा सिचुएशन बाय डिक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन। अब इसमें क्या होगा, फिर से प्रोसेस वही बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम को हम इंक्रीज करेंगे।
अब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे एक चीज और बनेगा, क्या होगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कम करना है। तो हम क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, किसको, एक्टिवेट ऑस्मोरिसेप्टर, किसको करेंगे, ऑस्मोरिसेप्टर को हम करेंगे एक्टिवेट। और जब एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, जो हमारे बॉडी के अंदर काम करता है एडीएच हार्मोन, वो किससे फंक्शन करता है, हमारे हाइपोथैलेमस में। तो ये जाकर के हमारे हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा। क्या लिखोगे, स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस, किसको करेगा, स्टिमुलेट करेगा हाइपोथैलेमस। और जैसे ही हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा तो हमारा जो एडीएच हार्मोन होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो क्या लिखोगे, डिक्रीज एडीएच हार्मोन रिलीज बाय, रिलीज, ठीक है। तो डिक्रीज एडीएच हार्मोन रिलीज फ्रॉम पोस्ट पिट्यूटरी, कहां पे होता है, रिलीज फ्रॉम पोस्ट पिट्यूटरी, कहां से रिलीज होता है, पोस्ट पिट्यूटरी, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस हो गया कि ब्लड वॉल्यूम जब हम बढ़ाएंगे तो वो क्या करेगा, वो ऑस्मोरिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा। और जैसे ही एक्टिवेट होगा तो हमारा जो हाइपोथैलेमस होगा वो स्टिमुलेट कर देगा। और जैसे ही हाइपोथैलेमस हमारा स्टिमुलेट होगा, हमारा जो एडीएच हार्मोन हो जाएगा वो क्या करने लगेगा, डिक्रीज। जब डिक्रीज करेगा फिर उसके बाद क्या होगा, ये बात होती है, ठीक है। इसके साथ साथ जो हमारा वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है जो हमारा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन है वो भी तो घट जाएगा, ठीक है। वाटर रीएब्जॉर्प्शन घट जाएगा। कहां से वाटर रीएब्जॉर्प्शन होता है, फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट्स, क्लियर है ना। तो क्योंकि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन डीसीटी से करता है, कौन करता था, एडीएच। जब एडीएच हार्मोन बढ़ता है तब, लेकिन यहाँ पे तो घट रहा है। जब ये घट जाएगा तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन घट जाएगा। आगे ना भाई वाटर रीएब्जॉर्प्शन, तो वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को घटाना है तो ये हो गया। और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन जब घट जाएगा तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा आगे। अब आगे प्रॉब्लम क्या होगा कि इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो यूरिन होगा वो कैसा हो जाएगा, फिर से हाइपरटोनिक हो जाएगा, हाइपरटोनिक यूरिन। और जब हाइपरटोनिक यूरिन हो जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम एक्चुअली में क्या हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, घटेगा बढ़ेगा, कुछ नहीं। तो ये हमारा जो ब्लड वॉल्यूम होगा वो कैसा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम, ओके, ठीक है। तो अब हम आपको इस लेक्चर्स में हमने क्या क्या बताया कि काउंटर करंट मैकेनिज्म का हमने फिगर बनाया था, जिनमें से हमने मल्टीप्लाइज, काउंटर करंट मल्टीप्लाइज और एक्सचेंज के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, कि कौन क्रिएट्स करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को और कौन उसको एक्सचेंज करता है, दैट इज मेंटेन रखता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और कहां पे मेंटेन रखता है, मिडलरी इंटरस्टिशियल के थ्रू, ठीक है। इसके बाद हमको सारे के सारे हमने उसके फीचर्स पढ़े। देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि ऑस्मो रेगुलेटर्स और ऑस्मो कन्फॉर्मर्स क्या होता है। तो ऑस्मो रेगुलेटर्स हमें पता जितने भी वर्टिब्रेट्स में होते हैं एक्सेप्शनली हेक्सिस को छोड़कर उसमें ऑस्मो रेगुलेटर्स होता है, जो अपने बॉडी के जो सराउंडिंग फ्लूइड्स होता है उनको मेंटेन रखता है अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है, अपने ऑस्मोलॉजी को, ठीक है। लेकिन जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं वो अपने फ्लूइड्स को चेंज करते रहते हैं ऑस्मोलॉजी को सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स रोल्स ऑफ किडनी में ऑस्मो रेगुलेटर्स के क्या रोल होते हैं। तो हमने फर्स्ट रोल्स की डिस्कस किया, वन बॉडी फ्लूइड्स वॉल्यूम इंक्रीज एंड बॉडी डिक्रीज, ठीक है, जिनमें से हमने दो फंक्शन देखा, बाय इंक्रीज अल्ट्राफिल्ट्रेशन, बाय डिक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन। दोनों सिचुएशन में हमारा यूरिन होता है वो हाइपरटोनिक होता है और जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो इसका हम इसी का जो ऑस्मो रेगुलेटर्स का जो सेकंड पॉइंट है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करिए, नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, टेक केयर, बाय बाय।